हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्टाफिंग प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट मीनिंग एंड सोर्सेस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है स्टाफिंग का स्टेप कि स्टाफिंग जो प्रोसेस है उसमें कौन सा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि मैनेजमेंट प्लान करती है कि उनको क्या रिसोर्स चाहिए, क्यों चाहिए, किस टाइप के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। फिर रिक्रूटमेंट के बाद होता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस आता है दैट इज प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट के बाद जो प्रोसेस आता है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि इन सब प्रोसेस में जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को हायर करती है। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल्स। जो उनके पास करंट स्टाफ होता है उनको एक तरह से क्या करती है, उनके सारी क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग और स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करती है। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। फिर देखती है कि कौन से डिपार्टमेंट को किस कैंडिडेट की या किस ह्यूमन रिसोर्स की कितने की जरूरत है। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है मैनेजमेंट को कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर पाए। जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल जॉब्स। जो वो क्या करते हैं हर जॉब का एक एनालिसिस करते हैं, उसमें उनको पता चलता है कि किस जॉब के लिए किस क्वालिफिकेशन के कौन से राइट कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी और कौन सा कैंडिडेट होगा जो उस पोजीशन को फिल करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज रिक्रूटमेंट। अब उन्होंने प्लान कर लिया, डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके पास जो प्रोसेस आता है दैट इज रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती। अब वो क्या करते हैं, वो सोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं कि किस सोर्स के अकॉर्डिंग हमें मैन पावर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करना है, ताकि जो हमारी वैकेंट पोजीशंस हैं, वैकेंट जॉब पोजीशंस है, उसको उसको हम क्या कर सके विद द राइट कैंडिडेट उसको फिल कर सके। थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा सिलेक्शन। अब उन्होंने प्लान कर लिया, पूछ लिया डिपार्टमेंट से कि कौन से कितने मेंबर्स की जरूरत है, किस तरह की क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग स्किल्स चाहिए। अब उन्होंने जॉब एप्लीकेशंस भी डिसाइड कर ली कि किस तरीके से हम न्यू न्यू जॉब सीकर्स को वैकेंट पोजीशन के लिए हायर करेंगे। थर्ड जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब जब एक कंपनी अपनी भर्ती निकालती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है, तो अगर उनके पास 700 पोजीशंस फिल करने के लिए स्पेस होता है तो उनके पास जो एप्लीकेशंस आती हैं वो 1000 भी आ सकती हैं, 1000 से ज़्यादा भी आ जाती हैं। अब उन 1000 से जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं उसमें से क्या करती है मैनेजमेंट बैठ के जो राइट कैंडिडेट होती है उनको क्या करती है, उनके रेज्यूमे को उनको सिलेक्ट करती है, उनके डिफरेंट एग्जाम्स लेती है, डिफरेंट टेस्ट लेती है और डिफरेंट इंटरव्यूज लेती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन क्या होता है, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी ही इज टू बी प्लेस्ड ऑन फॉर अ जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड। अब जब उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कैंडिडेट जिसने सारे इंटरव्यूज क्लियर कर लिए, अब उस एम्प्लॉय को क्या करना है, उसकी ड्यूटी बताना है और उसको ऐसी जगह पे सिचुएट करना है, ऐसी जगह पे उसको पुट करना है ताकि वो अपनी जॉब के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कहलाए। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये प्लेसमेंट एंड इंडक्शन के अंडर आता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाए। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन में डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए जाते हैं एम्प्लॉयज को कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे और आपसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है। तो ये सब किसके अंडर आता है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन के अंदर आता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग क्रिएट की जाती है ताकि स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो सके उस एम्प्लॉय की जिसको उस वैकेंट प्लेस को फिल करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक एम्प्लॉय को प्रोसेस समझने के लिए या अपनी जॉब समझने के लिए, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए एक एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टेप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डेवलपमेंट एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर एम्प्लॉय अच्छे से
उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से वो डेवलप होगा, तो वो प्रोसेस को फुलफिल कर पाएगा, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, और वो उस कंडीशन राइट पर्सन फॉर राइट जॉब को भी फुलफिल कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप जो आता है वो आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब उनको हायर कर लिया, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, तो उसके बाद हर एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि उसको अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिले, अच्छा रेम्यूनरेशन मिले। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो स्टेप होता है वो भी स्टाफिंग के प्रोसेस के अंडर आता है, जिसका काम होता है कि वो रेट और इवेल्युएट करते हैं उस पर्सन की, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की, उसने एक ईयर में कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, जो जॉब जो राइट उसको दिए गए थे, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई थी। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रांसफर भी हो सकता है कि ट्रांसफर कर दिया हमने आपको, या हम उसको उसी सेम पोजीशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन में या सेम लेवल पे उसको एक हायर लेवल का प्रमोशन दे देते हैं। तो ये सब किसके अंडर आता है, स्टाफिंग के लास्ट स्टेप के अंडर आता है, स्टाफिंग प्रोसेस के, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप आपको स्टाफिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट मीनिंग एंड सोर्सेस। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा जो सेकेंड स्टेप था दैट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, आइडेंटिफाइंग, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब कि आइडेंटिफाई करना, कौन से सोर्स से हम हायर कर रहे हैं उसको चेक करना, जो हायर आए हैं, जितनी एप्लीकेशंस आई है उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको चेक करना कि कौन से कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, किसका रेज्यूमे आपने सिलेक्ट किया है, कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट प्लेस को फुलफिल कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू लेना, और फिर कैंडिडेट्स को हायर करना, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना। ये सब किसके अंडर आता है, रिक्रूटमेंट के अंडर आता है। रिक्रूटमेंट कैन ऑल्सो रेफर्स टू प्रोसेस इन्वॉल्विंग चूजिंग इंडिविजुअल फॉर अनपेड रोल। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन इंडिविजुअल को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो वो प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है उन इंडिविजुअल को जिनको पेमेंट भी नहीं मिलती है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। The recruitment definition includes the entire hiring process from inception of individuals recruits integration into the company. जो रिक्रूटमेंट है वो एंटायर हायरिंग प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट को क्रिएट करने से लेकर जब एम्प्लॉय हायर हो जाता है, कोई फ्रेशर हायर हो जाता है, इंडिविजुअल हायर हो जाता है उस वैकेंट पोजीशन के लिए, वहां पे जाके ये प्रोसेस क्या होता है, खत्म होता है। तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम उन एम्प्लॉयज को ढूंढें जो हमारी जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल है, और उनको क्या करें, उनको स्टिमुलेट करें, उनको बोलें कि आप हमारी जॉब में अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारी जॉब में आपके अकॉर्डिंग क्या है और फैसिलिटीज या वैकेंट प्लेस है। तो ये क्या होता है, हमारा रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन क्या सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, पहला सोर्स है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वो सोर्स जब एक कंपनी अब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, या कोई एम्प्लॉय चाहता है मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट चाहता है, वो ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में जाना चाहता है, तो दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स। इसके कुछ टाइप हैं या कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कौन कौन से, पहला है ट्रांसफर। इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर एंड फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। ट्रांसफर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर करना, या एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, या ए शिफ्ट से बंदे को उठा के बी शिफ्ट में डालना। ये सब क्या कहलाता है, इंटरनल रिसोर्स का ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। Promotion, it refers to shifting an employee to a higher position carrying higher responsibilities, prestige, facilities and pay. Promotion के थ्रू भी इंटरनल सोर्स किया जाता है, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, क्यों, क्योंकि जब प्रमोशन मिलता है तो एक एम्प्लॉय को उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं उसके प्रमोशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेस्टीज भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, फैसिलिटीज भी उसको एक्स्ट्रा मिलती हैं, और उसका जो इनकम होती है, जो रेम्यूनरेशन होता है, वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
थर्ड क्या आता है, ले ऑफ। टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ। जब टेम्परेरी वर्कर को जो हायर किया जाता है उनको काम करने के लिए बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज ले ऑफ। हु वर टेम्परेरीली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। जिनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है कि जब हमारे पास काम होगा हम आपको रीहायर कर लेंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो सोर्स क्या कहलाता है, ले ऑफ। ये भी क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज होता है। उनको कंपनी से निकाला नहीं जाता है, बट कुछ टाइम के लिए बोल दिया जाता है कि अभी इस प्रोसेस में काम नहीं है, तब तक के लिए हम आपको इस प्रोसेस से निकालने हैं, लेकिन जब हमारे पास इस प्रोसेस में काम आएगा तो हम आपको वापस से बुला लेंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ले ऑफ कहलाता है। अब आता है मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज की मेरिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयज जो होंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, वो मोटिवेट हो जाएंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, उससे हमारे को जो इंटरनल ये सिलेक्शन और प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर विद इन अ प्रोसेस हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसके स्किल्स और टैलेंट्स और डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो बंदा कौन सी शिफ्ट, कौन सी पोजीशन के लिए सूटेबल होगा। कोई भी वेस्टेज नहीं होगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस होगा हाउ टू हैंडल थिंग्स। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। और इंटरनली जब हम किसी वेकेंट पोजीशन को फिल करते हैं तो दैट इज चीपर। नेक्स्ट आता है डीमेरिट। अब इसकी मेरिट है तो ऑब्वियसली डीमेरिट भी होगी। तो डीमेरिट क्या है, स्कोप फॉर इंडक्शन फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। कि कोई फ्रेश टैलेंट आएगा, उसका हम इंडक्शन करेंगे, उससे नई चीजें सीखेंगे, उसको नई चीजें सिखाएंगे, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉय क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है कि यार मुझे ये भी करा रहे हैं, मुझसे ये भी करा रहे हैं, मुझसे वो भी करा रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। जो कंपटीशन की एक चाह होती है वो भी क्या हो जाती है, वो भी कुछ हद तक इफेक्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनल रिक्रूट कर रहे हैं और इंटरनल सोर्सेज में फटाफट तुरंत या बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है एम्प्लॉयज के, तो उससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन से हट के बाहर के लोगों को बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन है, आप प्लीज अप्लाई कीजिए, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाता है। द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर। कुछ कॉमन मेथड जो है एक्सटर्नल सोर्सेज के, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहला जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसीज हैं, आप प्लीज अप्लाई कीजिए। या वो अपने वेब एप्लीकेशंस पे, ऑनलाइन साइट्स पे भी ये वैकेंसीज को मेंशन कर सकती है। Casual callers. Many reputed business firms keep a database of unsolicited applicants if in their office. This list can be used for recruitment. कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स, जैसे पहले टाइम पे उन्होंने अप्लाई किया था बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके रेज्यूमे को वेस्ट नहीं करती है, उसको सेव करके रख लेती है अपने ऑफिस में। और जब दोबारा रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है तो उन्हीं में से उनको क्या करती है, कॉल करके बोलती है कि हमारे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। ये तो बहुत कॉमन सा ही मेथड है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को या जॉब वैकेंसीज को बताने का, कि ये मीडिया का यूज करके, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टेलीविजन का यूज करके भी क्या करते हैं, अपनी वैकेंसीज के बारे में नॉर्मल जो फ्रेशर्स हैं या एक्सटर्नल रिक्रूट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो हेल्प करती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को एक परफेक्ट राइट पर्सन को ढूंढने में। तो अगर आपने एग्जाम्पल सुने हो तो Naukri.com है, लिंक्डइन है, ये कुछ ऐसे ऑनलाइन साइट्स है जो हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को उनकी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर द पर्पस। कैंपस रिक्रूटमेंट जब कॉलेज के फ्रेशर्स होते हैं,
कॉलेज फाइनल ईयर पास आउट होते हैं तो कॉलेज में जाके कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, जहाँ वहीं से जब उनको कोई सिलेक्ट अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, एज पर द रिक्वायरमेंट मिल जाता है, तो वो उसको ऑफर लेटर देके हायर कर लेती हैं। तो ये क्या कहलाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेरिट्स। मेरिट्स क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज की, पहली क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स है मैनेजमेंट का, तो वो क्या करेगा कि वो क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल ही अप्लाई करेंगे उस वैकेंट जॉब के लिए। सेकंड, वाइडर चॉइस। मैनेजमेंट के बाद बहुत बड़ी चॉइस होती है, क्योंकि अगर 10 वैकेंसीज हैं तो उसके लिए उनके पास 100 एप्लीकेशंस आती है, तो उन 100 में से उन 10 बेस्ट को चूज करना होता है। वो भी किसका काम होता है, हमारी मैनेजमेंट का काम होता है, तो इसलिए उनको बहुत वाइडर चॉइस मिलती है। थर्ड, फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट ऑब्वियसली जब कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा या न्यू फ्रेशर आएगा तो वो अपने साथ नया एक्सपीरियंस लेके आएगा। जो 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो अभी आया है, उन 10 साल वालों की सोच और जो अभी आए वाले की सोच में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है, एक फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करता है टाइम के साथ चलने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्पिटिटिव स्पिरिट। कम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपनी जो जब एक्सटर्नल सोर्स को हायर करती है तो जो स्टाफ होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, उसको आउटसाइडर के साथ क्या करना पड़ता है, compete करने का भी मौका मिलता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं अब एक्सटर्नल सोर्सेज की, पहले डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों, उनको लगता है कि यार हम भी तो काम कर रहे हैं, ये हमें भी तो बोल सकते थे, हमें प्रमोशन दे सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें प्रमोशन ना देके किसी तीसरे बंदे को हायर कर लिया है। तो और उनके प्रमोशन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसमें क्या हो जाती है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, जो कि एक लिमिटेशन है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट आता है कॉस्टली प्रोसेस। ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम प्लस मनी दोनों को ध्यान में रखें तो हम, टाइम कैसे लगता है, क्योंकि पहले आप एप्लीकेशंस दोगे, आप एडवर्टीजमेंट करोगे, फिर एडवर्टीजमेंट के बाद आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, आप एप्लीकेशंस को पढ़ोगे, देखोगे कौन सा राइट कैंडिडेट है राइट प्लेस के लिए, फिर उसमें से आप सिलेक्ट करोगे, फिर उनका टैलेंट, उनको इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, फिर उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे, फिर इंडक्शंस एंड प्लानिंग्स होंगी। उसके बाद ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज अ लॉट ऑफ मनी इज टू बी स्पेंड ऑन दिस प्रोसेस। इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स क्या कहलाता है, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस कहलाता है। थर्ड आता है लेंदी प्रोसेस। भाई कॉस्टली तो है, पैसा भी लगता है, दूसरा लेंदी भी है कि टाइम भी ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी उन दोनों की मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स भी। अब एक छोटा सा टेबल कर लेते हैं जिससे आपको साथ के साथ ही याद हो जाए कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में एक्चुअली में होता क्या है। तो क्या होता है, पहला मीनिंग, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब कैंडिडेट को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सर्च किया जाता है, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। और जब बाहर से किसी फ्रेशर को, आउटसाइडर को इनवाइट किया जाता है सेम एप्लीकेशन के लिए, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आता है टाइम रिक्वायर्ड। इंटरनल रिक्रूटमेंट में कम टाइम लगता है, लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो पैसे के मुताबिक क्या होता है, बहुत चीपर होता है, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर हम टाइम की भी बात करें तो टाइम भी किसमें, इंटरनल रिक्रूटमेंट में टाइम कम लगता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टाइम ज्यादा लगता है। मोटिवेशन, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट में वो मोटिवेट होते हैं, उनको चांस मिलता है अपने आप को अच्छे से प्रूव करने का और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का। वहीं जो एक्सटर्नल रिक्रूट होता है वो क्या, जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रमोशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैलेंट एंड क्वालिटी। जब चॉइस जो होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट में वो क्या होती है, मैनेजमेंट के पास कम होती है, और जो फ्रेश टैलेंट भी होता है वो भी क्या होता है, खत्म होने को आ जाता है। वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में फ्रेश टैलेंट की होप में ही कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को ही यूज करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।